अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू बी विथ यू। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब कभी हमें भी शुक्रिया का मौका दें, आपके चैनल पे आप तो हमें बुलाते ही नहीं है। हम छोटे मोटे हमारा जर्नलिस्ट हैं चैनल पाकिस्तान के, कभी बुला लिया करें। ना, सबसे पहली बात, हमारे और आपके चैनल में कोई अंतर नहीं समझता मैं। आपका चैनल मेरा चैनल और मेरा चैनल आपका चैनल है। तो मैं तो बल्कि जितनी भी मेरी आज पहुंच है, पहचान है, इसमें दो तीन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप हैं उसमें। और भी तो ऐसा नहीं कहें, नहीं मैं थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, ये मेरे जीवन की बड़ी समस्या है। लेकिन हमारा नहीं, चैनल खैर हम बहरहाल मुझे पता है हमारे चैनल देखिए, लेकिन खैर मैंने कहा मैं बिल्कुल कैमरा के सामने शिकायत करूंगी, डॉक्टर साहब मुझे बुलाते ही नहीं है। नहीं लेकिन नहीं ये नहीं भाई, प्लीज, इट इज ऑलवेज एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माय शो। नहीं नहीं, मुझे थैंक पता यू है सो आपका मच। कितना बिजी शेड्यूल है, और आप मेरे जैसे एक छोटे चैनल पे आती अरे हैं तो नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं अपना ही चैनल है, दूसरी तरफ आप ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, खैर बस ये आपके झगड़ा टाइम। हम शो के बात करेंगे, नहीं तो लोग हाँ जी, कहेंगे हाँ। कि ये अपने झगड़े ये पता नहीं कैमरा ऑन करके क्यों करती हैं। नहीं क्योंकि तो मैं इंडियन अक्सर लोगों के पाकिस्तानी साथ, झगड़ेंगे तो है ना, ऐसे कैसे कर रही है हाँ ऐसी बात आप? तो है बिल्कुल। तो हम बात करेंगे आसियान समिट की। क्या है ये, और इसमें इंडिया का बहुत जिक्र हो रहा है, मोदी जी भी गए हैं उसमें शिरकत के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आसियान को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया को देखें, इंडिया के वेस्ट को देखें, इंडिया के ईस्ट को देखें। इंडिया के वेस्ट से हमेशा से गर्म हवा आई है इंडिया को। सारे अटैक्स इंडिया के वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान, ईरान, वेस्ट एशिया, अरबिक कंट्रीज और ऑल दैट which is filled with conflict, ना, riddled with conflict on the contrary. So वहां से हमें, कैसे बोलूं, गजवाए हिंद या इसको खत्म करना है भारत को, ये घटिया सिविलाइजेशन है, ऐसी आवाजें आती रहती है। मगर आप उसके बरक्स, उसके अपोजिट में यदि भारत अपने ईस्ट में देखें, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय ज्ञान दर्शन है, वो उन समाज पे बहुत बड़ा उनका असर है। तो अगर आप आसियान को ही देख लें, आसियान क्या है, एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 कंट्रीज ने मिलकर के इसको 60s में शुरू किया था, ठीक है ना, 1965 में या समवेयर लाइक दैट, 67 में शुरू किया गया था ना। और 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की थी। दैट मीन्स 8 अगस्त 1967 इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बैंकॉक, ठीक है ना। और इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये जो शुरू में थे ना, जो कंट्रीज इसके मेंबर बने, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, 5 कंट्री, जैसे मैंने आपको कहा, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद ब्रुनेई दारुसलम ने 7 जनवरी 1984 को, यानी 7 जनवरी 1984 को ब्रुनेई ने ज्वाइन किया। उसके बाद वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन को वियतनाम ने ज्वाइन किया। फिर लाओपीडिया ने ज्वाइन किया और म्यांमार ने ज्वाइन किया इनको 23 जुलाई 1997। सो ये आज की डेट में टोटल 10 आसियान की कंट्रीज हैं आज। ये भारत के, जिसे आप कहते हैं ईस्ट में पड़ता है, पूरब में पड़ता है। जैसे भारत अगर ये है तो आपके इस साइड से वेस्ट एशिया, और इधर जो है आपका वो पूरा का पूरा, ये जो मैंने 10 कंट्रियां का नाम लिया, ये सब उधर पड़ते हैं। ये सारे भारतीय सभ्यता के से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं, और ये भारतीय सभ्यता की वैल्यू करते हैं। अच्छा, ये तो रही आसियान की बात, जिसमें मोदी जी गए हैं, बिकॉज इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया आसियान एक समिट होता है, यानी कि आसियान के 10 देश और इंडिया मिलकर के एक समिट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसको इंडिया आसियान समिट कहा जाता है। जो पहला, मतलब समझ लीजिए कि एक फुल डायलॉग जो पार्टनरशिप हुआ था, वो जैसे आज है वो, विच इज लाइक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे आप कह लीजिए स्ट्रैटेजिक, और ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में इंडिया ने पार्टनरशिप जो किया था, उसका नाम 1992 में हुआ, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप करके हुआ। उसके बाद 1995 में सेक्टोरल, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक रहा होगा, एनर्जी,
फूड, कल्चर, उसको फिर 1995 में फुल स्पेक्ट्रम टॉक कर दिया गया दिसंबर 1995 में। उसके बाद आसियान इंडिया समिट शुरू किया गया 2002 नॉमपेन कंबोडिया में, और ये वो समिट है जहां से ये इसकी नींव पड़ी, और तब से आज मेरे ख्याल से इस बार 21st इंडिया आसियान समिट है। और इसकी आप सिग्निफिकेंस ऐसे समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी इसका जो समिट है वो मिस नहीं किया है, वो गए हैं इस बार भी उसमें। और आपने जो मुझे न्यूज़ पेपर दिया कटिंग, उसको मैंने पढ़ा और आई केम टू नो कि पिछले 10 सालों में जो हमारा ट्रेड है इन कंट्रीज के साथ वो डबल हो गया है। सो आज की डेट में वो ट्रेड वॉल्यूम $130 बिलियन है। सो अगर ये डबल हो गया तो दैट मीन्स ये $65 बिलियन रहा होगा आज से 10 साल पहले। सो दुनिया, आने वाला दुनिया आप भी जानती हैं आरजू जी, प्रोस्पेरिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, कमिंग टुगेदर, रिमूविंग बैरियर्स, इसका है। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया आसियान समिट बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया अपने ईस्ट पे जो ध्यान देने की बात कर रहा है पिछले कई दिनों से, प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट एशिया, पहले आया था लुक, एक्ट एशिया गलत बोल दिया, एक्ट ईस्ट, पहले आया था लुक ईस्ट, क्योंकि हम परेशान हो चुके थे अपने वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन बॉर्डर से, जहां से सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट, मार धाड़ और रिलीजन और यही आता रहा। उधर से अगर हम एक्ट ईस्ट करना शुरू किया, हमने कहा कि इनफ, आप इधर अब रोके अपना ध्यान वेस्ट एशिया और बाकी कंट्रीज से और ईस्ट में चलें और ईस्ट पे ध्यान दें, जिसमें बहुत सारा हमारा सिविलाइजेशनल टच है और वो अभी भी कंटिन्यूड है। वहां पे इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और इंडिया को दे लुक अप टू एज अ लैंड ऑफ विजडम एंड लैंड ऑफ ग्रेट कोऑपरेशन। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को बनाया गया, उसके बाद मोदी जी ने उसको लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा आप देख रही हैं कि पिछले 10 साल में हम $130 बिलियन का आपस में व्यापार कर रहे हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। तो सर ये सिर्फ ट्रेड को ही इस पे फोकस किया जा रहा है, या ट्रेड के अलावा भी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कुछ और चीजें भी हैं जिसमें के समिट में बात हुई या होगी? नहीं, बिल्कुल ये फुल स्पेक्ट्रम डायलॉग होता है। तो उसमें आपका ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड जिसे कह लिए सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे बातचीत होती है, उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बातचीत होती है, उसके बाद आपका ये मतलब हर बार सोशो कल्चरल कोऑपरेशन पे बातचीत होती है। सो इट कट्स अक्रॉस लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम। ये 3 प्राइमरीली है जिन पे बातचीत की जाती है। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, उसके बाद सोशो कल्चरल कोऑपरेशन हो गया। जैसे हमने कहा, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में वहां के लोगों ने महाभारत को अपना कल्चरल वो बनाते हुए, जो मुस्लिम थे उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और अपना महाभारत की जो आइडेंटिटी थी उसको और जो स्टोरी है उसको उन्होंने स्ट्रीट पे डिपिक्ट किया, अपने बच्चों को बताया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कोई एक, जैसे मैंने कहा, ये एनुअल समिट है, हर साल होता है ये, और पिछले 2002 से लगातार होते आ रहा है, ये 21वां है। तो आप समझ सकती हैं इसकी सिग्निफिकेंस कितनी बड़ी है, कि ऐसा नहीं है कि ये 5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, ऐसे नहीं होता। और जैसा मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न साइड में आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं और उनके साथ बहुत कुछ कोऑपरेशन हो सकता है। और इस दृष्टिकोण से, और हमारा जैसा मैंने कहा कल्चरल टाइज जो है बहुत स्ट्रांग है। जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड के राजा अपने आप को आज भी प्रभु श्री राम का वंशज मानते हैं, ठीक है ना। उनकी टाइटल होती है, ऑफिशियल टाइटल होती है, वो प्रभु श्री राम से होती है। आप लाओ को देख ले और दूसरी कंट्रीज को देख ले, बुद्धिज्म एक बहुत सिग्निफिकेंट रिलीजन है, हालांकि क्रिश्चियनिटी अपना काम कर रही है, वहां पे आ रही है काफी डोमिनेंट रिलीजन के रूप में, बट आई थिंक आज भी बुद्धिज्म जो है और हिंदुइज्म ये एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, और इसलिए इंडिया का इंटरेस्ट भी यहाँ पे है। और जैसा मैंने कहा कि वेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ इंडियाज मैप हैव बीन लिटिल what do you call what do you call sympathetic to India and its culture। उनका एक ही है कि भाई इसको तो बर्बाद करो, तो वो हमें ईस्ट से नहीं आता, ईस्ट इसको प्रिजर्व करना चाहता है। तो इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग दैट टेक्स प्लेस।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अगर हम इस तरह की जो समिट्स होती रहती हैं, चाहे ये हो या इसके अलावा कई दूसरी एससीओ की समिट है और कई हम देखते हैं जो हुआ करती हैं, अब कभी G8 की कभी कुछ, आपको लगता है कि इसमें लोग मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, बात होती है लेकिन उसके बाद बस वहीं पे मामला खत्म हो जाता है, या आपको लगता है नहीं जो कुछ डिस्कशन की जाती है, जो इशू उठाया जाता है उसके ऊपर काम भी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। खैर ये तो लॉ में एक लैटिन मैगजीन का हम उपयोग करते हैं, उसका नाम है रेस इप्सा लॉकिटर। फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, समटाइम्स यू डोंट हैव टू एस्टैब्लिश फैक्ट और प्रूव फैक्ट्स। तो 130 बिलियन का अगर आप कारोबार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये सारी कंट्री का, बारिंग इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री नहीं है। अब ये अभी सिंगापुर के साथ फिनटेक सोल्यूशन की भी बातचीत हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इन द फील्ड ऑफ जिसे कह लीजिए कनेक्टिविटी, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है। टेक्नोलॉजिकली ये सारी कंट्रियां एडवांस्ड हैं, और ये सारी कंट्रियां एक तरीके से प्रॉस्परस है। तो बिल्कुल जो बातें होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होता है एक इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में, बिजनेस मेकिंग में, ट्रेड में, व्यापार में, पीपल टू पीपल कनेक्शन में। ये भी ट्राई किया जा रहा है कि जो पूरा का पूरा ये एक्ट एशिया का, यानी कि एक्ट एशिया पॉलिसी के अंदर में एक ट्रेन कनेक्टिविटी की जाए, क्योंकि अभी तक कोई ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये जो आइडिया है कि सिर्फ ट्रेन विद इन द कंट्री चले, ये आइडिया कोई इस आइडिया को वी नीड टू चेंज। जैसे आप यूरोप में देखें, अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस कंट्री ट्रेनें चलती हैं, आप गई हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार ट्रेन लिया है यूरोप से, जब मैं जर्मनी से बैठ के डेनमार्क गया हूँ, स्वीडन गया हूँ, और भी कई कंट्रीज में गया हूँ। तो उसी तरीके से ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम दिल्ली में बैठे और बैंकॉक में उतरे, दिल्ली में बैठे हैं और लॉ में उतरे हैं, और इस पे काम बहुत तेजी से कर रहा है इंडिया और एक्ट ईस्ट के लोग हैं। और अगर आप पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाती हैं तो आपके ट्रेड में जो है, टूरिज्म का भी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल रहता है, वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे के ज़्यादा पास आएंगे, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ता है। तो जैसा मैंने कहा कि एक्ट एशिया, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इट हैज़ लॉट टू ऑफर, और अभी जो इसका पोटेंशियल है ये स्केल अप कर सकते हैं कई और लेवल तक। एक्ट ईस्ट में हम कई और कंट्रीज को जोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक्ट ईस्ट आसियान तक नहीं लिमिटेड है, एक्ट ईस्ट में चाइना भी आता है, एक्ट ईस्ट में जापान भी आता है। सो जो भी हमारे ईस्टर्न साइड में कंट्रीज हैं वो सारी आती हैं। आसियान इज अ वन पार्ट ऑफ इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो वेस्ट को छोड़ो, जहां से आपको खाली कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा और ये दिखता है, लेकिन अगर आप ईस्ट में जाएं, प्रोस्पेरिटी, पीस, इंडियन कल्चर, इंडियन बुद्धिज्म, इंडियन इन्फ्लुएंस, और उनका खुद का जो ईस्टर्न विजडम है वो भी हमें मिलता है। जैसे ये बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई, जापानीज हो गए, मंगोलियंस हो गए, दे ऑल आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल। So we have a lot to do with the eastern part of India, eastern side of India. So far अभी हमने जो है पूरा पिछला 70 साल जो है या 100 साल, वो वेस्ट या 70 कह ले पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हमने वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे फोकस किया है। एंड टाइम हैज कम कि एक्ट ईस्ट किया जाए, ईस्टर्न ब्लॉक पे, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ज्यादा अपना कल्चरल और ट्रेड और सिक्योरिटी टाइप को बढ़ाया जाए, जिसमें आसियान जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एज फार एज द 10 मेंबर्स ऑफ द आसियान आर कंसर्न। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आपने जैसे यूरोप की बात की, आपने ट्रेन की बात की, तो मैं ये भी बता दी चलूँ, एक दो बार मेरा भी इत्तेफाक हुआ है यूरोप जाने का और ट्रेन में ट्रैवल करने का। और ट्रेन जो है वो हमारा उधर फ्लाइट से ज़्यादा महंगी होती है, मतलब ट्रेन से अगर आप जाए तो ज़्यादा महंगा। अच्छा, हमें फर्स्ट टाइम जब गए तो मुझे इम्प्रेशन ये था कि अरे जहाज़ का टिकट तो बड़ा महंगा होता है, ट्रेन से चले जाते हैं। तो वो पता लगा ट्रेन जहाज़ से भी महंगी है वहाँ पे। तो आपने भी यकीनन ये एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, लेकिन ये हाँ और जी, हाँ बात जी, है कि ट्रेन में डिपेंड वहाँ करता है मज़ा आपने बहुत आता है। हमारी आपने ट्रेन जैसा नहीं है कि हमारी ट्रेन से तो जब आप लाहौर से या इस्लामाबाद से कराची उतरे ना, तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं, इतनी मट्टी और क्या कुछ मुंह में पड़ चुका है। हाँ, मुझे याद आ गया, ये हमारे यहाँ भी मैं एक मेरे जो बहुत फेवरेट कॉमेडियन है उनका नाम है जसपाल भट्टी साहब।
मैं समझता हूँ कि उनके जैसा कॉमेडियन जो है ना, नेचुरल कॉमेडियन इंडिया में राजू श्रीवास्तव, और उनको छोड़ दिया तो कोई हुआ नहीं है। जसपाल भट्टी वाज ग्रेट। तो उनका एक बड़ा अच्छा एपिसोड है, उल्टा पुल्टा या मेरे ख्याल से फुल टेंशन, ऐसे करके उनका दो सीरीज आता था। उसमें एक बड़ा अच्छा था कि पंजाब रोडवेज से गोरा आदमी जो है वो सफेद कपड़ा पहन के, लाल टाई पहन के चढ़ता है पंजाब रोडवेज पे, और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे होता है तो वो काला हो चुका होता है। तो ऐसा उसको ही है। जो लोग रिसीव करने आते हैं वो कहते हैं भाई जो आदमी आएगा बड़ा गोरा चिट्टा है, तो कोई गोरा तो उसको दिख नहीं रहा होता है, कहते हैं यार कोई गोरा उतरा ही नहीं इस बस से। तो सेम थिंग हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को जरूर बधाइयां दूंगा कि उन्होंने भारतीय रेल की काया पलट कर दी है। ये सच बात है आरजू जी, वरना ये हमारा भी एक्सपीरियंस होता था कि आप अगर 3 टायर एसी में भी ट्रैवल कर रहे हैं, 2 टायर एसी में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी जो बाथरूम्स होती थी बहुत आप यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। कभी गलती से अगर वो जरूरत पड़ गई तो आपने ना अपनी जिंदगी पे जो है वो आपको दुख होने लगना है कि मुझे बाथरूम में इस जरूरत की, अरे ट्रेन में ये जरूरत कैसे पड़ गई, ठीक है ना। तो बट आज आप जाइए जरा वंदे भारत में या दूसरी ट्रेनें हैं, बायो वेस्ट वाली जो है टॉयलेट्स लग गई हैं, दे आर क्लीन एंड स्पार्कलिंग। अब लोगों के ऊपर भी है, मैं तुम्हें बहुत साफ घर दे दूं, तुमने उसको गंदा ही करना है तो फिर साला किया ही किया जा सकता है। मुझे याद है, आई थिंक आई वाज इन स्कूल, और मैं यहाँ कराची गई थी, गई फ्लाइट से थी, वापसी पे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ट्रेन से चलते हैं। और जब मैं आई हूँ उस ट्रेन से, सोचे जब मतलब स्कूल के मतलब हायर क्लास में थी, लेकिन स्कूल में थी, तो मैंने अपने फादर से कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास, मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी ट्रेन में, मैंने कहा अगर आपके पास पैसे हो ना तो आप मुझे बोलिएगा कहीं कराची वराची जाने को, वरना मैं इधर ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगी। मैंने साफ कह दिया था। इतनी मट्टी पड़ी थी, इतना हशर खराब हुआ था कि मैं क्या बताऊं। नहीं, देखिए इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि आप ट्रेन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, और इतनी पॉपुलेशन है तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्यूटेशन। ट्रेन को डिस्कार्ड करना तो हमारी जैसी बड़ी कंट्री के लिए नामुमकिन होगा। नहीं, हमारे यहाँ हो सकता है अब बेटर हो गई हो, लेकिन अभी भी वो वाली बात डेफिनेटली नहीं हुई होगी। जो हम एक यूरोप की ट्रेन जब देखी तो हमें पता लगा अच्छा ऐसी भी होती है ट्रेन, तो हमें पता लगा अच्छा ये भी ट्रेन होती है, कि हाँ आपको नहीं, जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। नहीं यूरोप में मिट्टियां नहीं है इतनी। देखिए हम लोग की जो टोपोग्राफी है हमारे आपकी कंट्री की, यहाँ धूल मिट्टी बहुत है। जैसे गोवा है, गोवा में भी मिट्टी नहीं उड़ती है। आप अगर ना ये टेबल छोड़ देंगे 2-3 बार हल्की सी परत का लगेगा तो आप उसको डस्ट कर दीजिए। यूरोप में तो वो भी नहीं होता था। लेकिन भैया आप बनारस में चले जाएं, ओ भाई इतनी मोटी मिट्टी, मतलब मैं ऐसे करके अगर बाहर आया हूँ अपने होंठ पे ही अपना जीभ फिरा दूं तो कचकच 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 समझ में आ जाता है कि अरे भाई क्या हो गया। बाइक आप अगर चला रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहनी है तो ये पूरा हिस्सा मिट्टी से और वो धूल से सन जाता है। तो वो बिल्कुल है वो, मगर वो टोपोग्राफी की भी वजह से है, उसमें कोई उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इरोजन बहुत हुआ है, जंगलों को काट दिया है, शहर बना दिया है, पेड़ नहीं लगाए हैं। तो हाँ, ये भी है। लोग भी तो बहुत शाणे हैं ना। लेकिन इसी से मुझे याद आया सर कि ये जितनी समिट्स होती हैं इसमें कभी आपको लगा कि एनवायरनमेंट के ऊपर बात की जा रही है, कोई दरख्त लगाने को बोल रहा हो, कोई क्लाइमेट के ऊपर बात होती हो? मोदी जी तो बहुत भाई, अगर पिछले 2 बार से कॉप जो सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस में हुआ और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो अभी यूएई में हुआ था, उन दोनों में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये जैसे वनस्पत या शांति ये कहा जाता है, तो हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो जो यूनाइटेड नेशन का गोल है फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो तो हमारी शास्त्रों में, हमारी जीवन पद्धति में, कि आप प्रकृति को, हमारे यहाँ कोई दोहन की वस्तु नहीं बनाया गया है। हमारे यहाँ प्रकृति को भी एक जिसे समझ लीजिए वही स्टेटस प्राप्त है जो मानव को प्राप्त है। मानव और प्रकृति को आपस में एक सामंजस्य के रूप में जीना होगा, एक सामंजस्य बैठाना होगा कि प्रकृति से आप उतना ही लो जितनी आवश्यकता है। प्रकृति का दोहन कर डालो कि एकदम साले को चूस लिए, कि एकदम पेट्रोल निकाल दिए, कोयला निकाल दिया, प्रकृति की वाट लगा दी, फिर प्रकृति आपकी वाट लगाती है। जब बाढ़ आता है, सूखा आता है, हरिकेन आता है, प्रकृति बता देती है इफ यू प्ले विद मी, हम तो तुमको बर्दाश्त कर लेंगे, तुम हमको नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो ये भारतीय जो विजडम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है,
प्रकृति उसका बहुत बड़ा, जैसे कॉन्शियसनेस, जिस ब्राह्मण जिसको कहते हैं, कई लोग उसको ब्राह्मण कास्ट से भी या वर्ण से समझते हैं। ब्राह्मण का मतलब ही होता है कॉन्शियसनेस, और जो प्रकृति है आपकी कॉन्शियसनेस किसकी, प्रकृति को समझने की। इसलिए हमारे यहाँ ये जो है क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, और जो एंथ्रोपोजेनिक जो उसके एस्पेक्ट है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड, बिकॉज ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज पहले से नहीं होता रहा है, क्लाइमेट चेंज होता ही रहा। आपने भी पढ़ा होगा एक समय आइस एज था, यानी पूरी पृथ्वी पे सिर्फ बर्फ थी, सिर्फ स्नो था। तो अगर आइस एज था और आज वो सिर्फ और सिर्फ पोलर एरियाज में रिस्ट्रिक्ट रह गया, तो इसका मतलब है कि धरती का टेम्परेचर तो बढ़ा, इसका मतलब है कि आइस मेल्ट हुई। सो वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, और द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अ फेयरली जिसे एनवायरमेंटल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना। हम जिस चीज से कंसर्न है कि उस फिनोमिना को जो इंडिविजुअल जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो अगर आप यूएनएफसीसी पढ़िएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंतर्गत ये सीओपीज होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड ऑल दैट, उसमें 3-4 प्रोटोकॉल्स हैं। पहला जो उसका प्रोटोकॉल है या जो एनेक्शर्स है, उसमें बायो जो ग्रीन हाउस गैसेज और उनकी लायबिलिटी और ये सब डिटरमाइन है। मैं वहां कहाँ जा रहा हूँ। सो मेरे कहने का मतलब है कि इन इंडियन थॉट, इन इंडियन लीडरशिप, दैट जो हम दुनिया को प्रोवाइड करेंगे, भारतीय जो दर्शन है, उसमें प्रकृति के साथ मानवों का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो बहुत इंट्रिकेट है। और मैंने कहा, जब मेरी दादी सुबह उठती थी और मेरी माता जी जब सुबह उठती थी, तो जानती हैं पहला काम वो क्या करती थी, वो पृथ्वी को ऐसे छू के प्रणाम करती थी कि हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, आपके ऊपर, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। आप देखिए हमारे यहाँ जल की पूजा की जाती है। ये जो पूजा करते हैं हम, इसका ये मतलब नहीं है कि हम झुक रहे हैं और हम तुम सुपीरियर हो, हम बड़े हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं ना, कि भाई तुम जल पीते हैं, हम थैंकफुल हो रहे हैं, thankful हैं, we are obliged, we are grateful. This is how the humanity should behave. Humanity should not think कि सलाम सुपीरियर है, पानी पी रहे, तुम्हारा तो धंधा ही है, तुम्हारा काम ही है हमारा पानी पिलाना, कौन से एहसान कर। That's not it should be. So उसी तरीके से हमारे यहाँ हर जीव की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा, यानी हम कहते हैं कि हम आपके बिना संभव है हमारा जीवन। तो ये जो प्रकृति का जो, अब आप देखिए, पानी को, सूर्य को अर्पित करना, या जल का पूजा करना, या वृक्षों का पूजा करना, ये इससे बताता है कि आप एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, जो यूरोप में, वेस्ट में कुछ एक आइडिया आया जिसमें उन्होंने ह्यूमैनिटी को सुपीरियर और अनरेवलिंग द फिजिक्स ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर, उन्होंने कहा हम तो बेहतर हो गए, अब ये सब बेवकूफी वाली प्रैक्टिसेस हैं। दे आर नाउ अगेन कमिंग बैक कि ये आपको ह्यूमंस को ग्रेटफुल होना पड़ेगा, जिसको वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसको हम कहते थे कि भाई हम आपको, जैसे आपने कभी अगर शांति मंत्र पढ़ा हो, तो आप शांति मंत्र का अगर मतलब समझेंगी आरजू जी, वो बड़ा ही जिसे कह लीजिए टचिंग है। इसको भगवान के और उसमें न लेकर के कि मनुष्य जो है वो कितना डीप हो सकता है उसके अंडरस्टैंडिंग में, सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग में, ये समझना चाहिए। जैसे ये जो मैं, अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको पढ़ के, मैं बड़ा इसको पसंद करता हूँ, not in terms of what you call, not in terms of merely कोई ये मेरे लिए सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, बट दिस इज हाउ यू फॉर्म ह्यूमैनिटी। आप समझ रही है ना, तो वो मेरे लिए बड़ा वो है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओम द्योः शांति रक्त शांति रंत ऋक्षम शांति ही पृथ्वी ही शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांतिर सर्व शांति शांतिरेव शांति सामारे शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप शांति कीजिए पृथ्वी में, आकाश में, आप शांति कीजिए जल में, थल में, जीव में, पेड़ में, पौधों में, वृक्षों में, उसके बाद तत्वों में, चेतना में। ब्रह्म का मतलब होता है, लोग ब्राह्मण से समझ लेते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। हमारी अगर चेतना में पीस नहीं है, यदि हम पीस को महसूस, इंटरनली हम पीसफुल नहीं है, तो बाहर का पीस जो है आप नहीं पा सकते।
पीस इज बिल्कुल। इनसाइड। अगर आपके अंदर लालच, घृणा और हवस भरी पड़ी है और आप बाहर सोच रहे हो पीस आ जाए, नहीं होगा। यू हैव टू बी। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल। ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी बातें ही हर रिलीजन में बताई जाती हैं, और जैसे आपने भी पढ़ के बताया, तो ऐसा ही होना भी चाहिए, और ऐसी चीज़ों को पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो अमल भी करना चाहिए। सिर्फ पढ़ के साइड पर रख देना काफ़ी नहीं होता, उसको जब तक इम्प्लीमेंट आप नहीं किया इसको एज अ जाएगा तब तक कल्चर भी ले बेकार है। सकते हैं, हर चीज को हाँ, रिलीजन ट्रू, से बोला जाए ट्रू, कोई जरूरी हाँ, नहीं है। कल्चर इट्स के तौर पे भी कल्चर। लिया जा सकता, एग्जैक्टली ऐसा ही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।